हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पंकज सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस करिए ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू। अब आते हैं पॉइंट पे जो कि हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अब सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है। जिस इकोनॉमिक पॉलिसी को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक नीति, मतलब वो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के संदर्भ में। वो पॉलिसीज जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक इकोनॉमी के अंदर जो भी होती हैं उनका जो भी रूल रेगुलेशन होता है वो सभी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत डिसाइड की जाती है। जैसे टैक्सेशन रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, जीडीपी और इस तरह की जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती हैं ये सभी की सभी इकोनॉमिक पॉलिसी में आती है। तो हमारी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है वो है 1991 और इकोनॉमिक पॉलिसी की खासियत क्या है ये हम जानेंगे। देखिए, इस इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 मेजर कंपोनेंट्स थे और इसी इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल गई। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेजर कंपोनेंट क्या थे, मतलब इस इकोनॉमिक पॉलिसी में वो 3 चीजें क्या ऐसी थी जिसने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था की रूपरेखा को बदल दिया। वो 3 चीजें थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। ठीक है, इनके इस पॉलिसी में इंक्लूड करने के बाद इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ा। उसके अलावा जो प्रोसेस था हमारा टोटल ट्रेडिंग का वो भी काफी हद तक चेंज हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये चीजें हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। देखो, 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले 1991 से पहले क्या था कि अगर आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करना था इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। जैसे लाइसेंसिंग की प्रोसेस थी, कोटा था, रिजर्वेशंस थे और बहुत तरह की जो है रेड टेपिज्म वाली, मतलब कागज पत्तर वाले बहुत ज्यादा काम हुआ करते थे, जिसकी वजह से किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है कंपनी सेटअप करने में इंडियन इकोनॉमी में, और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जरूरी था कि नई नई कंपनियां आए, नए नए सेक्टर्स स्टार्ट हो ताकि लोगों को रोजगार मिले, प्रोडक्शन बढ़े, डिमांड बढ़े। इसके लिए जरूरी था कि प्राइवेट कंपनियां आए। तो इसलिए सरकार ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शंस थे, मतलब आपको लाइसेंस फीस लेने का रेस्ट्रिक्शन, कोटा, रिजर्वेशन और दुनिया भर के जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको सरकार ने रिमूव किया। इससे क्या हुआ कि जो टिपिकलिटी फेस करनी पड़ती थी, मतलब जो जो समस्याएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी होती थी किसी कंपनी को स्टार्ट करने में, वो सभी जो है समस्याएं खत्म हुई, जिसकी वजह से बाहरी कंपनियां, डोमेस्टिक कंपनियां जो है वो एक्टिवली नए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने के लिए आगे आई। ठीक है, अब जैसे कि क्या क्या थी वो पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के मैक्सिमम सेक्टर्स में लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को हटा दिया कि आप बिना लाइसेंस के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम था उसमें परिवर्तन किया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है बहुत रिडक्शन किया उसमें ताकि लोगों को आसानी पड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में। उसके अलावा जो है टैक्स रेट में डिडक्शन दिया, सब्सिडी वगैरह देना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए। तो ये क्या था, लिबरलाइजेशन। अगर हम समरी में बात करें तो लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस था, जो कोटा वगैरह हुआ करता था, जो रिजर्वेशंस हुआ करते थे, जो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्री वर्क हुआ करते थे, गवर्नमेंट ने उन सभी कामों को क्या क्या रिमूव कर दिया ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना आसान हो सके। ठीक है, ये था लिबरलाइजेशन। थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं क्या है। इट रिफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991। 1991 से पहले जो restrictions लगाए जाते थे, जो कंट्रोल हुआ करता था गवर्नमेंट का एक्सेसिव, वो कंट्रोल, वो रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने हटा दिए ताकि कंपनियों को आसानी हो सके। अब जो हमारा अगला कंपोनेंट है इकोनॉमिक पॉलिसी का
वो है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देना और पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना। मतलब इसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा मौका देते हो कि भाई तुम जो है ज्यादा वर्क करो, तुम ज्यादा एक्सपेंड करो अपनी एक्टिविटीज को, और पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनके रोल को आप मिनिमाइज करते जाते हो। जैसे 1991 से पहले क्या था कि ऑलमोस्ट भारत के अंदर जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होती थी मैक्सिमम जो है पब्लिक सेक्टर की होती थी, ठीक है। चाहे वो आप बात कर लो रेलवे, एयरलाइंस की। एयरलाइंस सेक्टर में क्या था कि इंडियन एयरवेज के अलावा कोई और था नहीं। और उसी तरह इलेक्ट्रिकल सेक्टर में क्या था कि सिर्फ भारत सरकार ही बिजली उत्पादन किया करती थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही भारत सरकार का ही मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन की जो है कंपनियां हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि इससे क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, ठीक है, और पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा बेहतर इसमें परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है, उनके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि वो प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा देगी। मतलब जिन सेक्टर्स में प्राइवेट की पहुंच नहीं भी थी वहां भी प्राइवेट सेक्टर्स को मौका दिया गया कि आप आइए और इस सेक्टर में वर्क करिए। इसी का एग्जांपल है कि 1991 से पहले जहां सिर्फ एयर इंडिया की उड़ानें हुआ करती थी, सिर्फ इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, 1991 के बाद दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियां आई, जैसे फ्लाई एमिरेट्स आई, और उसके बाद किंगफिशर आई, और स्पाइस जेट आई, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो है एयरलाइन सेक्टर में आई। तो ओवरऑल जो मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का वो ये था कि गवर्नमेंट ने अपने रोल को घटाया। वो जो सेक्टर जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की चलती थी, गवर्नमेंट ने वहां से अपने कंट्रोल को हटाया और प्राइवेट सेक्टर्स को मौका दिया कि आप अपना रोल बढ़ाइए, आप अपनी कैपेसिटी और अपना वर्क इस सेक्टर में लाइए, ठीक है। ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या था और सरकार ने इसके लिए क्या किया, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। इट रेफर्स टू गिविंग ग्रेट रोल टू प्राइवेट सेक्टर। सबसे मतलब इसमें क्या करना है प्राइवेटाइजेशन में कि आप प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां उनको ज्यादा वर्क दे रहे हो, उनको ज्यादा फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है। एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और क्या कर रहे हो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसको आप कम कर रहे हो, ठीक है। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। अब प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहला स्टेप उसने लिया डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था? मतलब जो कंपनियां गवर्नमेंट की थी उसको कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को उठा के प्राइवेट सेक्टर को बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कंपनी ने गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैक्सिमम जो है वो अपनी पब्लिक कंपनियों को उठा के किसको सेल कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को। अपने शेयर्स जो है मैक्सिमम किसको सेल कर दिए, प्राइवेट सेक्टर को। इसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब अपने शेयर्स किसको बेच दिया हमने, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसे सेक्टर्स जो थोड़े बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, जहां बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके शेयर्स को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने जब वो शेयर्स खरीद लिए तो वहां पे कंट्रोल किसका हो गया, प्राइवेट सेक्टर का। इसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर देना। दूसरा क्या था, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको BIFR भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये एक बोर्ड था जिसकी गठन सरकार ने किया। क्यों किया? इस बोर्ड का काम था कि वो उन सेक्टर्स को चेक कर रहा था, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे उसमें वो चेक करता था कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, या वो सेक्टर अब ज्यादा वर्क करने की स्थिति में नहीं, मतलब बीमार हो चुकी हैं, ठीक है। उनको अब नए सिरे से हम स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको हम जो है खड़ा नहीं कर सकते। तो वो ये बोर्ड क्या करता था कि ऐसे सेक्टर जो बहुत ज्यादा लॉस में जा रहे हैं या जिन सेक्टर्स को अब हम ज्यादा ग्रोथ नहीं करा सकते, उन सेक्टर्स को बंद करने का काम ये बोर्ड करता था, ठीक है। तो सेटिंग अप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, this board was set up to revive or close the sick units in public sector suffering loss। तो ये जो बोर्ड था ये क्या करता था कि वो सेक्टर्स
जिसमें नुकसान हो रहा हो, या वो सेक्टर पूरी तरीके से जो है लॉस में है और सिक यूनिट्स जिनको कहा जाता है, मतलब बीमार हो चुके हैं, मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है और हम उनके परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं कर सकते, देयर आर लेस चांसेस, बहुत कम चांस है कि आप उनको बहुत ज्यादा ग्रो करा पाए, तो ऐसे सेक्टर्स को क्लोज कर दिया जा रहा था। ठीक है, और लास्टली क्या था, डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता था, स्टेक ऑफ गवर्नमेंट में डायल्यूशन में क्या, जैसे कोई सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, और अगर उसमें मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट सेल करती है और ऐसी स्थिति होती है कि पब्लिक सेक्टर के सिर्फ 49% या लेस शेयर और प्राइवेट सेक्टर के 51 या मोर देन 51% ऑफ शेयर हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डायल्यूशन ऑफ स्टेक। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये किया है ताकि उस कंपनी में गवर्नमेंट का भी रोल रहे और प्राइवेट का, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो है लेकिन उसने जो है कंट्रोलिंग की कैपेसिटी किसको ट्रांसफर कर दी है, प्राइवेट सेक्टर को, मतलब गवर्नमेंट भी है उस कंपनी के अंदर। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के शेयर थोड़े कम है, लेस देन 50% है, मतलब 49 या उससे भी कम, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रही, गवर्नमेंट उसमें है लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये सब काम जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने किया। अब जो हमारा तीसरा मेजर कंपोनेंट है यानी इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का, वो है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको कुछ यूं समझते हैं कि 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था से अलग थी, मतलब इसका बाहरी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है उसका असर भारत में किसी प्रकार से नहीं पड़ता था। ठीक है, क्योंकि बाहरी कंपनियों का भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ करता था। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ठीक है, मतलब हर दुनिया की हर एक अर्थव्यवस्था, दुनिया की हर एक इकोनॉमी जब एक प्लेटफॉर्म पे आके वर्क करती है, एक इंटीग्रेटेड वर्क करती है, मतलब एक समूह में वर्क करती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, मतलब जैसे अगर आप अलग अलग जगहों पर रहते हैं तो आप अलग है, लेकिन जब आप एकत्रित होकर एक ही जगह रहते हैं तो एक गांव का समूह बन जाता है, एक शहर का समूह बन जाता है। उसी तरह ग्लोबलाइजेशन है। अभी तक क्या था 1991 से पहले कि भारत की अर्थव्यवस्था अलग थी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग थी, चाइना की अर्थव्यवस्था अलग थी, मतलब सबकी अर्थव्यवस्थाएं अलग थी क्योंकि हर देश जो है अपने तक सीमित था। लेकिन 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो मतलब इसमें क्या किया गया कि बाहरी कंपनियां जो थी, जो दूसरे देशों की कंपनियां थी, उनको भारत में निवेश करने का मौका मिला और हमें उनके यहाँ निवेश करने का मौका मिला। ठीक है, हम अपने यहाँ बाहरी कंपनियों को आसानी से निवेश करने के लिए बुलावा देते हैं और हम अपनी कंपनियों को भी परमिट करते हैं कि भाई आप भी जाके विदेशों में निवेश कर सकते हैं। तो क्या होता है कि कनेक्टिविटी हो जाती है बाहरी अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसी को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 1991 से पहले क्या था ना, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि फॉरेन सेक्टर्स को भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए वेलकम किया गया, उनको भी बुलाया गया कि भाई आप देश में आके हमारे वर्क कर सकते हैं, मतलब आप अपनी अर्थव्यवस्था को हमारी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको यूं समझते हैं कि इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, मतलब एक जगह सभी एक दूसरे से जुड़ जाएं जब। ठीक है, हर अर्थव्यवस्था जब आपस में जुड़ जाए उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, टिल 1991 इंडियन गवर्नमेंट वाज फॉलोइंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन रिगार्ड टू इंपोर्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन रिगार्ड टू लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन एटसेट्रा। ठीक है, देखो 1991 से पहले क्या था ना कि विदेशी निवेश, जो बाहरी कंपनियां निवेश करना चाहते थे ना, तो भारतीय जो पॉलिसी थी ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी, मतलब बाहरी लोगों को जल्दी परमिट नहीं किया जाता था और किया भी जाता था ना तो बड़ा स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होता था, मतलब ये लाइसेंस लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्री वर्क करिए, आप पे इतना इंपोर्ट टैक्स लगेगा, मतलब बहुत तरह की बाउंडेशन हुआ करती थी जिससे बाहर की कंपनियां जल्दी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए, मतलब बाहरी कंपनियों को भी अपने देश में लाने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए। अब वो कौन कौन से स्टेप्स थे वो देखते हैं। ठीक है, बट आफ्टर न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। अब कौन कौन से मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, सबसे पहले तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। इंपोर्ट लिबरलाइजेशन में क्या किया कि सरकार ने इंपोर्ट को छूट दी। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को भी मतलब मौका दिया कि आप भी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि आप बाहर से माल नहीं मंगा सकते। ठीक है, तो इंपोर्ट का लिबरलाइजेशन हुआ। दूसरा क्या था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा क्या करता है
कि विदेशी जो मुद्रा आती है देश में इन्वेस्टमेंट होने के लिए, जो कंपनियां सेटअप होने के लिए आती हैं, या फिर हमारे देश से जो पैसा बाहर जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी सिस्टम होता है एक देश और दूसरे देश के बीच में, उसको मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका नाम था फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। फिर तीसरा था एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी को सरकार ने खत्म किया कि मतलब हमारे देश की कंपनियां विदेशों में माल बेचना चाहती हैं तो उनसे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आप अपना माल बाहर बेचना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ टैक्स उसको सेल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया, मतलब अगर बाहरी देशों से अगर हमारे देश में माल आता है तो उस पर भी टैक्स लगता है, इसको इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो अब क्या होता था कि जब टैक्स रेट हाई होता था तो चीजें महंगी पड़ती थी, इसलिए लोग जल्दी इंपोर्ट करना नहीं चाहते थे। तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाया कि माल सस्ता हो और इजीली इंपोर्ट हो सके।